नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और न्यूज़ अड्डा इंडिया पे आप सभी का स्वागत है। आज की बातचीत की शुरुआत मौलाना के इस वीडियो के साथ सुनिए। कुत्ता पालना तो वैसे ही हराम है, समझ नहीं समझते। बाकी पालें फिर क्या 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 पालें, सवाल पैदा होता है ना। कुछ भी नहीं पालें, ऐसा नहीं है। सबसे पहले बीवियां पालें आप। लिहाजा कोई आपको नेक औरत मिलती है, एक मिले उसको भी पे भी कब्जा करो, दूसरी मिले उस पे भी कब्जा करो, तीसरी मिले उस पे भी कब्जा करो, चौथी मिले उस पे भी। तो कुत्ते पालना तो गुनाह है। कुत्ते नहीं, कुछ और पालिए, लेकिन क्या पालिए? मौलाना बताए कि कुछ कुत्ते पालना गुनाह है, कुछ भी मत पालिए, बस बीवी पालिए। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार पाल लीजिए, चाहे जितनी मर्जी हो उतनी पाल लीजिए। क्या मौलाना इस बात को ऐसे ही बोल रहे हैं या इसके पीछे पूरी एक रणनीति चलती है, एक पूरा जत्था चलता है, एक रोड मैप चलता है और इसको कार्यान्वित करने के लिए पूरा समूह और समुदाय जो है अपना जी जान लगा देता है? कुछ इसी पहलुओं को समझने की कोशिश करते हैं इस वीडियो के मार्फत से कि आखिर मौलाना आए दिन इस तरह के बयान क्यों देते रहते हैं। क्यों उनके लिए बीवियां जो हैं, उनके खेत की वो फसल होती हैं जिसे वो जब चाहे काट सकते हैं। खासकर जब आप किसी काफिर की बेटी से निकाह करते हैं, उसको अपने घर में लेकर आते हैं, धर्मांतरण करवाते हैं, इस्लाम का विस्तार करते हैं, तो अल्लाह भी आप पे नेकी बरकता है। आप कुरान के वो पाक इंसान बन जाते हैं जिसके लिए अल्लाह जन्नत नसीब करवाता है। कुछ इसी तरह की सोच के साथ ये पूरा सिस्टम जो है लव जिहाद का वो आगे बढ़ता है। देखिए, अगर हम देखें तो मुस्लिम लड़कों को मौलवियों के द्वारा जो मदरसों में शिक्षा दी जाती है या मदरसों के बाहर भी जो कुरान पढ़ाने के नाम पे, कुरान उनके लिए पढ़ना बेहा। आप अपने बच्चों को गीता नहीं पढ़ाते हैं, रामायण नहीं पढ़ाते हैं, संस्कृत के श्लोकों को कंठस्थ याद नहीं करवाते हैं। शायद आपके बच्चे अभी तक गायत्री मंत्र भी ठीक से नहीं बोल पाते होंगे, सरस्वती वंदना नहीं करते हैं, लेकिन उनके बच्चों को पूरी कि पूरी कुरान जो है, पूरा कुरान उनको जानना बेहद ज़रूरी है। इसके लिए बाकायदा मौलानों की नियुक्ति होती है घर घर में और बच्चों को पढ़ाया जाता है। उसके बाद मदरसा ट्रेनिंग शुरू होती है, वहीं से शुरू हो जाता है मौलाना ट्रेनिंग। लेकिन उसके बाद मदरसा जाते हैं, अलिफ बेत के साथ साथ फिर वो क्या क्या पढ़ते हैं वो हम सभी जान रहे हैं कि आज उसके निष्कर्ष जो हैं 35 टुकड़ों में छत से फेंके जाने में इस तरह के रिजल्ट जो हैं वो आ रहे हैं। लोग लाइव मर्डर के वीडियो बना रहे हैं। ऐसे लोग लव जिहाद में अगर धर्मांतरण के लिए लड़की तैयार नहीं होती है तो मुस्लिम लड़कों की अगर बात करें तो मौलवियों और इस्लामिक संगठन जो है जो इस तरह के जिहाद को बढ़ावा दे रही है वो उनको बाकायदा लड़कियों को फंसाने के लिए ट्रेनिंग देते हैं और ट्रेनिंग के साथ साथ उनको प्रोत्साहित करते हैं, उनको इनकरेज करते हैं, उनको वो सारी फैसिलिटीज़ देते हैं, महंगे मोबाइल, मोटरसाइकिल, गिफ्ट देने के लिए पैसे, ये सारी चीज़ें उनको दी जाती हैं। उसके बाद इतना ही नहीं, इनाम के तौर पर अगर वो अपने इस प्रेम जाल के इस लव जिहाद वाले साजिश में कामयाब होते हैं तो घर बसाने के लिए बाकायदा उनको रकम दी जाती है। रकम भी तय होता है कि किस तरह की लड़की को आप फंसा कर के लाते हैं और ये रकम जो है जिहाद के लिए, जो ये रकम एक अलग तरह के जिहाद के लिए जिससे आपकी नस्लों को बर्बाद किया जा रहा है, आपकी जनसंख्या कम की जा रही है, धीरे धीरे इस्लामिक की तरफ एक मीठा जहर आपके अंदर घोला जा रहा है गंगा जमनी तहजीब के नाम पर। उसके लिए जो उस जिहाद के लिए जो पैसे आते हैं वो ज़कात के नाम पे आते हैं और इस ज़कात के नाम पे जो पैसे आते हैं वो बाकायदा जिहाद की ऐसी जाल बुनते हैं कि आप सिसक भी नहीं पाते, आप कब फंस जाते हैं आपको पता भी नहीं चलता है। और देखिए, कम से कम इस पूरे एक लड़की को जब फंसाना होता है तो कम से कम 4 से 5 लड़के पूरे समूह में चलते हैं और आपस में ये लड़के मिल करके उस हिंदू लड़की को के लिए पूरी स्टोरी तैयार करते हैं। कोई उनके लिए बॉयफ्रेंड बनता है, कोई उसका दोस्त बनता है, कोई उसके लिए कहानियाँ गढ़ते रहता है, कोई उसके लिए सिंपैथी बटोरने की कोशिश करता है। कभी उसकी तबीयत खराब होती है तो लड़की को इमोशनल करके बुलाया जाता है और इस तरह से लड़की धीरे धीरे उनके जाल में फंसते जाती है। हर दिन एक नई कहानी होती है, हर दिन इश्कियाँ के लिए एक नई शायरी होती है। शायरी लिखने के लिए दोस्त होते हैं, उन शायरियों के माध्यम से अपने इमोशंस का
प्रवाह दिखाया जाता है, लड़की को फंसाया जाता है। सीधी सादी हिंदू लड़कियां जिनको छल प्रपंच से उनके माता पिता दूर रखते हैं, उनको लगता है कि बस वो बताते हैं माँ बाप की सेकुलर रहना है, ये धर्म के जाल में तुमको नहीं फंसना है। अगर फंसोगी तो पढ़ाई कैसे कर पाओगी और तुम फिर फॉरवर्ड नहीं हो पाओगी, प्रोग्रेसिव नहीं कहलाओगी। तुमको तो इन चीज़ों से दूर रहना है, पढ़ाई पे ध्यान देना है और पढ़ाई के साथ साथ अपने आसपास के किसी भी इस तरह के जो राजनीति है उसमें नहीं पड़ना है। उनको कहाँ पता होता है कि राजनीति का एक जाल जो है जिहाद के लिए उनके चारों तरफ बुना जा रहा होता है, जिससे बचने कैसे बचना है इसकी ट्रेनिंग बाकायदा माँ बाप को ज़रूर देनी चाहिए। अपनी बेटियों को ये शिक्षा ज़रूर देनी चाहिए कि आप जब बाहरी दुनिया में निकल रही हैं, आप स्कूल जा रही हैं, आप कॉलेज जा रही हैं, आप कहीं पे जॉब करने जा रही हैं, तो आपके इर्द गिर्द किस किस तरह के लोग हो सकते हैं और उनकी पहचान के लिए आपको अपने आँखें हैं, दिमाग हैं, दिल है, इन सब को अपने सारे तंत्रों को किस तरह से खुला रखना है, ये भी शिक्षा का एक पार्ट होना चाहिए घर के व्यवहारिक शिक्षा में। ये लड़के जो हैं गर्ल्स कॉलेज के बाहर, कंप्यूटर संस्थान के बाहर या जहाँ लड़कियां कोचिंग करने जाती हैं उनके आसपास मंडराते रहते हैं। कभी ये इनके इस ग्रुप में कभी कभी लड़कियां भी शामिल हो जाती हैं और उसके बाद ये लड़के जो है उन लड़कियों के साथ अपने दोस्ती बढ़ाना शुरू करते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से नेटवर्किंग का ये जिहादी जाल जो है शुरू हो जाता है। चैट वो शुरू हो जाता है, चाहे वो सोशल मीडिया साइट्स हो, आप कहें फेसबुक हो, मैसेंजर हो, इंस्टाग्राम हो, इन सभी जगहों पे वो नज़रें रखनी शुरू कर देते हैं और लड़कियों के साथ चैट के ज़रिए वो धीरे धीरे नज़दीक आने लगते हैं। वो घात लगाए बैठे होते हैं कि हिंदू लड़कियां कब अकेले मिलें और उनसे एक जरा सी स्माइल के साथ उनके सारे सोशल मीडिया पर वो उनके फ्रेंड बन जाए। ज़्यादातर मौके पे ये लड़के खुद को हिंदू ही दिखाने की कोशिश करते हैं या सेकुलर दिखाने की कोशिश करते हैं, प्रोग्रेसिव माइंड दिखाने की कोशिश करते हैं। वो हाथों में कलावा भी बांधे होते हैं, अपना नाम कुछ हिंदू तरह का बताते भी हैं और उसके बाद वो बताते हैं कि सबसे स्मार्ट, सबसे ओपन माइंडेड अगर कोई है तो ये यही लड़के हैं। वो कबार भी जाते हैं, वो सिगरेट्स भी पीते हैं, लड़कियों को भी इनकरेज करते हैं कि आप सिगरेट पियो, तब उनको कोई आपत्ति नहीं होती है। ये जो हिंदू लड़कियों को खुले मिजाज की कैसे बनाना है और उस खुले मिजाज के ज़रिए कैसे धीरे धीरे उनके साथ खुलना है, खुलने के साथ साथ कैसे उनको खोलते हुए अपने इस जाल में फंसाना है। कभी वीडियो के साथ ब्लैकमेलिंग करते हुए तो कभी इमोशनल ब्लैकमेलिंग के साथ वो उनको धर्मांतरण के लिए राजी करना शुरू करते हैं। सेकुलरिज्म का चोगा उनके ऊपर उड़ाना शुरू करते हैं। अगर वो बोलती हैं कि नहीं जी हमें तो अपने भगवान बहुत पसंद है, मैं तो रामायण है, हमारे ग्रंथों में ये कहा गया है, तो वो उनको कट्टरवादी या धीरे धीरे उनको अलूफ करना शुरू करते हैं और ये उनके दिमाग में भरना शुरू करते हैं कि आप एक कट्टरवादी हैं, आप दक्षिणपंथी हैं और आप बहुत संकीर्ण मिजाज की हैं, आप कहीं सोसाइटी, प्रोग्रेसिव सोसाइटी की पार्ट नहीं बन सकती हैं अगर आप छोटे कपड़े पहन के नहीं आती हैं, अगर आप सिगरेट नहीं पी रही होती हैं या आजकल वीड्स और न जाने किस किस तरह की चीज़ें जो हैं वो आ गई हैं जिनके ज़रिए इनको बहकाया जाता है, बर्बाद किया जाता है और उन्हीं के पैसे से ऐश किया जाता है। गिफ्ट के नाम पर जब बर्थडे आते हैं तो महंगे गिफ्ट दे दिए जाते हैं ताकि उनका ट्रस्ट बिल्डअप हो कि ये लड़का इतनी महंगी गिफ्ट हमें मुझे दे रहा है, आखिर मुझसे प्यार करता होगा तभी तो दे रहा है। फिल्म उद्योग में भी आप देखेंगे खान फैमिली जो है कुछ इसी तरह से उनको हिंदू लड़कियां ही पसंद आती हैं और ये जो प्रचलन है वो धीरे धीरे समाज में बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। अगर हिंदू लड़की निश्चित समय पर नहीं फंसती है तो लफ्ज़िहाद में अपने किसी दूसरे मित्र को उसके पीछे लगा दिया जाता है कि मैं नहीं तो तू सही, तू नहीं तो कोई और सही, लेकिन होना कोई ना कोई मुसलमान ही चाहिए और धर्म परिवर्तन इसका मकसद होना चाहिए। इसे लड़की फॉरवर्ड करना भी कह सकते हैं आप। जल्द ही ये लड़के भोली भाली हिंदू लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसा लेते हैं और उनमें से कई तो शारीरिक संबंध भी स्थापित कर लेते हैं। उन शारीरिक संबंध के बाकायदा वीडियो और फोटोज़ बनाए जाते हैं। ज़्यादातर घटनाओं में मुस्लिम लड़के जो हैं वो नशा इन द सेंस की सिगरेट, गांजा,
ड्रग्स इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं और लड़कियों को भी करवाते हैं। अपने तो शायद कुछ कम ही करते होंगे, लड़कियों को ज़्यादा उसकी लत लगवाने। आप देखते होंगे कई वीडियोस भी बार बार सामने आते हैं। अगर एक बार लड़की से संबंध स्थापित हो जाता है तो लड़की को घर से भागने के लिए फिर उकसाना शुरू कर देते हैं, और उसके बाद क्योंकि इमोशनली और फिजिकली लड़की दोनों तरफ से वो अटैच हो जाती है और कहीं ना कहीं मेंटली वो उसकी तरफ इंक्लाइंड हो जाती है। कभी कभी दबाव भी होता है वीडियोस फोटोज़ का कि मेरे राज इसके पास है, और उसको वो ट्रस्ट बिल्डअप करने के साथ ही वो जाल में फंसती जाती है और उनके लिए भागने के लिए तैयार भी हो जाती है। भगा के लड़का लड़की के साथ शादी सबसे पहले शादी करता है। कभी कभी वो मंदिर में जाकर भी शादी कर लेता है उनके अपने तरीक़ों से कि देखो मैं कितना प्रोग्रेसिव हूँ, मैं किसी धर्म को नहीं मानता हूँ और मैं तुम्हारे साथ इस परंपरा के साथ भी रहने को राजी हूँ। उसके बाद जब अपने घर वो ले जाता है तो धर्मांतरण की जो वो रोड मैप है उस पर काम करना शुरू कर देता है। इस्लाम कबूल करने को मजबूर करना शुरू कर देता है, कभी कन्विंस करके तो कभी दबाव डाल के, और इस्लामी तौर तरीके से फिर वो दोबारा निकाह जरूर होती है जिसमें लड़की के नाम बदल जाते हैं। उसके बाद लड़की जो है इस्लाम कबूल करने के साथ ही मुसलमान बन जाती है, वो फंस जाती है। अब इसके बाद उसके लिए वापस आना मुश्किल हो जाता है क्योंकि घर से बगावत कर चुकी होती है और धर्म परिवर्तन हो चुका होता है। मौलाना के सामने निकाह पढ़ाई हो चुका होता है, शारीरिक संबंध बन चुके होते हैं। परिवार को संभालने की अब जिम्मेदारी जो हिंदू लड़कियों को सिखाया जाता है वो उस बोझ से, उस मॉरल दबाव के साथ वो आगे बढ़ने की कोशिश करती है और ये प्रूव करने की कोशिश करती है कि जो फैसले मैंने लिए हैं वो सही है, यही लड़का मेरे लिए फिट था। ये कोई मुसलमान नहीं है, ये बस लड़का है जो मेरा पति है। भले मैं निकाह करके इसके साथ रही हूँ, मैंने धर्म परिवर्तन कर लिया है क्योंकि मैं इससे मोहब्बत करती हूँ, प्यार करती हूँ। लेकिन क्या वो लड़का मोहब्बत करता है? जब शादी करके जाती है लड़की तब पता चलता है उसे कि इसकी तो पहले से भी शादियाँ हुई होती हैं, उसके बच्चे भी हैं, या अगर नहीं भी हुआ होता है तो उसके बाद वो पहली औरत नहीं होती है और अंतिम नहीं होती है। उसके बाद कई बीबियां, जैसा कि ये मौलाना बता रहे थे कि बीबियां पालो, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार, पता नहीं कितने पाल लो, वैसे वो पालना शुरू कर देते हैं। लड़की भागकर इस्लामिक शादी करके जाने के बाद अपने साथ एक इस तरह के जाल में फंसने के बाद वो निकलना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। लड़का लड़की का पूरी तरह से भोग करने के बाद उसको शहर के 4-5 किलोमीटर दूर, कभी कभी ये ज़्यादातर केसों में ऐसा होता है, केसेस हैं कि उनको बेच दिया जाता है और उनको अधेड़ उम्र के व्यक्ति के साथ बेच दिया जाता है। वो व्यक्ति भी उसका शोषण करता है। उसके बाद उनको बाजार में बेच दिया जाता है, कोठे पे चली जाती हैं वो अपने लिए, अगर हम करें प्रोस्टिट्यूशन के लिए मजबूर हो जाती हैं। यानी ये जो एक प्रोसेस होता है जिसका अंत जो होता है ज़्यादातर केसों में वेश्यावृत्ति के साथ होता है। तब तक बच्चे हो जाते हैं जो कि एक मुसलमान बच्चा पैदा होता है और इस तरह से इस्लाम का विस्तार का जो मंशा थी, जिसके लिए उन्हें जन्नत मौलाना ने दिखाए हुए हैं कि अगर आप ऐसा करते हैं तो खुदा आप पर नेकी बरतेगा और आप जन्नत को नसीब होंगे। उस सोच के साथ लड़का आगे बढ़ता है फिर दूसरी लड़की की फिराक में। जब तक लड़की को पता चलता है कि लड़का पहले से ही 2-3 शादियां कर बैठता है तब तक काफ़ी देर हो चुका होता है और वो नकाब और हिजाब के घेरे में इस तरह बंधी हुई होती है कि एक कमरे में उसकी पूरी ज़िंदगी बीत जाती है। लड़की की किस्मत अगर अच्छी होती है तो वो पहले बीवी निकलती है। इस परिस्थिति में लड़की नकाब में तो कैद होती है पर उसे अपने 2-3 सौतनों का इंतज़ार जो है वो रहता ही है, क्योंकि मौलाना आप देख ही रहे हैं किस तरह की कल्चर इनका है, और लड़के की गुलाम बनकर रह जाती हैं क्योंकि वो इस्लाम कबूल कर चुकी होती है और इस्लाम में औरत को तलाक देने का अधिकार नहीं होता है। इसलिए उसके पास कोई रास्ता भी, और तलाक देकर जाए भी तो कहाँ जाएगी कहाँ वो, क्योंकि अपना पीछे का घर तो छोड़ कर आई हुई है, वहाँ जाने की वो हिम्मत जुटा नहीं पाती है। हिंदू समाज में भी कुछ खामियां हैं, इसको डिनाई नहीं किया जा सकता है। अगर लड़की लौटने की कोशिश भी करती है तो उन लड़कियों को इज्जत के साथ अपनाया नहीं जाता है, उनको एक तिरस्कार ही मिलता है समाज में, और वो तिरस्कार इतना गंदा, इतना घिनौना होता है कि किसी लड़की के लिए वो मौत से कम नहीं होता, वो हर दिन मरने से। तो उस इधर भी कुआं उधर भी खाई, इस कुआं और खाई में उसको सोचना होता है कि आखिर मुझे क्या चुनना है। वो खाई चुन लेती है क्योंकि खाई का अंत कम से कम मौत तो है,
यहाँ जिंदगी भी नहीं है और मौत भी नहीं है। मुसलमान अपने मज़हब के विस्तार के लिए कितने नीचे स्तर तक गिर सकते हैं, आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि उनके उनके इस्लाम को बढ़ावा देने की का जो एक शिगुफा उनके अंदर छोड़ा जाता है कुरान और ये अगर हम देखें मदरसा पढ़ाई के नाम पे, तो वो इतना ख़तरनाक है कि पूरा का पूरा समाज अगर वो चाहे तो ख़राब कर सकते हैं। लड़की की पूरी ज़िंदगी ख़राब हो जाती है, लेकिन इन्हें ज़रा सा भी दर्द या उनके साथ हमदर्दी नहीं होती है जिनके साथ वो प्यार मोहब्बत की बातें कर रहे होते हैं। फेसबुक के दांव पेच, लव जिहाद, ये जाल जो है वो बेहद आम हो चुके हैं। अब कट्टरपंथी मुसलमान जो हैं हिंदू लड़कियों को फंसाने के लिए अब इस सोशल मीडिया साइट्स का ज़्यादा सहारा ले रहे हैं। लड़कियां भी इस बात को क्यों नहीं समझ पा रही हैं, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। हिंदू लड़कियों को जिस तरह से सोशल मीडिया साइट से फंसाया जा रहा है, उसमें आपने देखा होगा कि कभी भी इस बात को लेकर के, हालांकि मौलानाओं ने कई बड़े बड़े फतवे जारी किए हैं प्रोग्रेसिव चीज़ों के लिए, लेकिन लड़कों के लिए ये फतवे नहीं जारी होते हैं कि सोशल मीडिया साइट्स पे अगर आप किसी लड़की को पटाते हैं, उसको फंसाते हैं, उसका धर्मांतरण करवाते हैं, तो ये फतवा के लिहाज से होगा और उसके लिए आपको इसकी सज़ा जो मुकर्रर की जा सकती है मौलाना की तरफ से, वो वहाँ पे यहाँ पे वो रूल जो है लागू नहीं होता। हाल ही में हमने देखा कि एक हाल ही का केस है, आपने देखा श्रद्धा केस में किस तरह से आफ्ताब ने उसके 35 टुकड़े कर दिए, लेकिन मौलाना की तरफ से अभी तक कोई चूँ आवाज़ नहीं आई है। उसी तरह से अभी कुछ दिन पहले की बात है, एक लड़का पकड़ा गया था जिसका नाम वसीम अकरम था। वो फेसबुक पर दक्ष शर्मा के नाम से अपने फेक अकाउंट बनाए हुए था और अपनी प्रोफाइल बनाकर वो हिंदू लड़कियों को फंसाता था, फिर उनका शारीरिक शोषण करता था, उनके वीडियो बताना था उन्हें, फिर धर्मांतरण के लिए मजबूर करता था। पुलिस ने अकरम को नज़ीराबाद में पकड़ा था। वसीम से पूछताछ में बताया कि लव जिहाद के नाम से ये सब कुछ चल रहा था और इससे जुड़े कट्टरपंथी हिंदू लड़कियों को फंसाकर उनसे शादी कर लेते थे और उसके लिए पूरा बाकायदा संगठन उनको समर्थन देती थी, उनका सहयोग करती थी। जो ढाका, जिसका हेडक्वार्टर ढाका में था तथा हिंदुस्तान में इसके मुख्य संगठन जो है उसका जो सिस्टर कंसर्न ब्रांचेस जो हैं वो केरला और कई राज्यों में हैं। इस संगठन का मानना है कि अगर एक मुस्लिम युवक एक हिंदू लड़की को शादी करके 6 बच्चे पैदा करे तो हिंदुस्तान को इस्लामिक राष्ट्र बनाने में मात्र 40 साल ही लगेंगे, और अगर एक मुसलमान 2 हिंदू लड़कियों को शादी करके 12 बच्चे पैदा करता है तो केवल 24 साल लगेंगे। मुस्लिम भारत पर कब्जा कर सकते हैं और गज़वाए हिंद का उनका सपना जो है वो पूरा हो सकता है। हिंदू लड़की की शादी करने की तरफ से आबादी बढ़ाने के साथ साथ इस्लाम का विस्तार, ये मुइन मकसद होता है उनका। अब आप समझिए कि आप कहाँ फंसते जा रहे हैं, कहाँ आपका जो है शोषण हो रहा है। ऐसे में सोशल मीडिया पे अगर आपकी फ्रेंडशिप होती है तो उसको आप कितना ट्रस्ट, लड़कियों को भी आजकल सजग होने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है कि सोशल मीडिया की ये फ्रेंडशिप या वो फ्रेंड जिनके परिवार के बारे में आपको पता नहीं हो, जिनके आप आगे पीछे नहीं जानते हो, वो और उनके चंद दोस्त ही आपके जानने भर हों, तो क्या ऐसे लड़कों पे विश्वास करते हुए उनको अपना जीवन पूरा देना चाहिए, उनके साथ वो अंतरंग संबंध जो है बनाने चाहिए? क्या उन पे इतना ट्रस्ट करना चाहिए कि अपने सारे राज उनके सामने खोल देने चाहिए? ये सारे सवाल लड़कियों को, आज लड़कियों को बिचारी बनने की ज़रूरत नहीं है, उनको सजग होने की ज़रूरत है। प्रोग्रेसिव वर्ल्ड में अगर वो प्रोग्रेसिव फीमेल के नाम पे छोटे कपड़े पहन सकती हैं, वो अपने फैमिली के साथ रिबेल कर सकती हैं, बगावत कर सकती हैं, बहस कर सकती हैं, वो समाज की बुराइयों को, कुरीतियों को अगर समझ सकती हैं, तो आखिर अपने सजग होने के नाम पे, अपने प्रोग्रेसिव फीमेल होने के नाम पे इस तरह के सवाल अपने आप से क्यों नहीं कर सकती हैं? वो अपने दोस्तों से क्यों नहीं कर सकते कि आखिर अगर मैं आप पे ट्रस्ट करूं तो किस बात पे ट्रस्ट करूं? ट्रस्ट करने के लिए मेरे पास वजह होनी चाहिए, और अगर शक की जरा सी भी गुंजाइश हो तो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो लड़का या उसका पूरा ग्रुप हमको अबैंडन कर सकता है, हमसे दोस्ती तोड़ सकता है, मैं लोनली फील कर सकती हूँ, मेरे पे कोई दोस्त नहीं रहेगा, और इस डर के मारे अगर आप शक होने के बावजूद भी उस दोस्ती के रिश्ते में आगे जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए घातक हो सकता है। समझिए, चौकन्ना रहिए। आप लड़की हैं, बिचारी नहीं हैं।
बेचारी जो लोग सीता को कहते हैं वो भी नहीं थी। आपने देखा होगा कि उन्होंने अपने डिसीजन कितनी दृढ़ता के साथ ली थी। हम इस भारत की लड़कियों में ये खासियत है कि हम फैसले ले सकते हैं, और जब फैसले लेते हैं तो उस पर मजबूती के साथ खड़े हो सकते हैं। तो गलत फैसले क्यों लें, फैसले सही क्यों नहीं लें, ये समझने की ज़रूरत है। हम अपने को बेचारी जब गलत फैसले ले लेते हैं तो क्यों ये प्रूव करना चाहते हैं कि मैं बेचारी लड़की, क्यों बेचारी लड़की। अगर हम बराबरी का दर्जा मांग रहे हैं, बराबरी का हक मांग रहे हैं, हम बराबरी का काम करना चाहते हैं, हम कॉम्बैट ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, हम फाइटर क्राफ्ट उड़ाना चाहते हैं, हम 7 समंदर पार नेवल पे शिप पे अकेले पायलट बनकर, नेवी शिप के पायलट बनकर हम अगर यात्रा करना चाहते हैं, उसमें अपना योगदान इंडियन इस नेवल युद्ध में भी अपना योगदान देना चाहते हैं, हम इंजीनियर बनना चाहते हैं, हम डॉक्टर बनना चाहते हैं, हम साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, और बराबरी का दर्जा, बराबरी की सैलरी, बराबरी का हक पाना चाहते हैं, और इसकी लड़ाई के लिए हम कोर्ट तक जाते हैं। हम अपने फैसले को सही साबित करना चाहते हैं कि हम अगर कॉम्बैट ट्रेनिंग के लिए युद्ध स्थल में जाना चाहते हैं और आर्मी में मुझे वो बराबरी का रैंक मिलना चाहिए, तो फैसले निजी ज़िंदगी में गलत क्यों। फैसले निजी ज़िंदगी में भी सोच समझकर, जद्दोजहद के साथ, लड़ाई के साथ, मानसिक तौर पे वो लड़ाई होनी चाहिए, अपने इमोशंस के साथ वो झगड़ा होना चाहिए कि हम कैसे इस इमोशन पे काबू पा सकें। अपनी फैमिली से झगड़ा करने के बजाय आप अपने फैसले को लेकर के झगड़ा कीजिए, अपने आप से, अपने थॉट के साथ, अपने आप को टाइम दीजिए, समय देना किसी भी रिलेशनशिप में जाने से, तभी आप एक सही फैसला ले सकती हैं। इमोशंस में बह के बेचारी बनने से तो कोई मतलब उसका कोई अंत नहीं है, अंत उसका सिर्फ 35 टुकड़े हैं। तो उस 35 टुकड़े को हम क्यों माने, ये कह के कि मैं 25 साल की हो गई हूँ और मैं अपने फैसले ले सकती हूँ, और उस फैसले का अंजाम अगर 35 टुकड़ों में बंटता है, हम उस रिलेशनशिप में जाके हम समझते हैं कि हम अगर सिगरेट पी रहे हैं, हम अगर शराब पी रहे हैं, हम हाई सोसाइटी में जाने के लिए अगर वाइन का ग्लास हाथ में नहीं लेते हैं तो हम अप टू मार्क नहीं हो पाते हैं। हम अगर थोड़ी गाली गलौज के साथ बातचीत नहीं करते हैं तो आई एम नॉट अप टू दैट सोसाइटी, आई एम नॉट योर काइंड ऑफ पर्सन, आई एम नॉट अ जैनजी, आई एम नॉट अ प्रोग्रेसिव यूथ। अगर इस तरह के थॉट को लेते हैं तो वहाँ पे आपके फैसले अच्छे होने चाहिए, क्योंकि आप अपने निजी ज़िंदगी को ये समझ के ये सारी चीज़ें कर रहे हैं कि हम तो बहुत मैच्योर हैं और जो भी कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। तो सही में वो गलती नहीं होनी चाहिए। हम दूसरों को ब्लेम करें, दूसरों को उसके लिए दोषारोपण करें, दोषी ठहराएं, उससे कहीं बेहतर है कि हम अपने फैसलों पे वर्कआउट करें और एक सही फैसला लेते हुए हम उसका मंथन करें। हम एक सामान भी खरीदने जाते हैं तो साड़ी को छू कर देखते हैं, कपड़े को छू कर देखते हैं, उसके कलर को देखते हैं, उसके कॉम्बिनेशन को देखते हैं, अच्छा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, टेक्सचर अच्छा है कि नहीं है, उसके साथ ये दुपट्टा जाएगा कि नहीं जाएगा, और ओवरऑल अगर कपड़ा पसंद भी आ जाए तो मेरे स्किन टेक्सचर के साथ वो मैच करेगा कि नहीं करेगा, मैं इसको पहन के कैसी लगूंगी। अगर इतने सारे थॉट्स एक कपड़े को खरीदने को लेकर के आ सकता है, तो एक फ्रेंड जिसके साथ आपका इमोशनल जुड़ाव है, जिसके साथ आपका मेंटल जुड़ाव है, जिसके साथ हो सकता है इमोशंस में बह के आपके फिजिकल जुड़ाव भी हो जाए, उस पर वर्कआउट क्यों नहीं करेंगे, उस पर क्यों नहीं इतनी जद्दोजहद, इतनी सोच करेंगे। ये वीडियो है उस मौलाना के उस बाइट के साथ शुरू हुआ है, इसी बाइट के साथ ख़त्म कर रही हूँ कि सुनिए क्या थॉट है उनके। इस थॉट को अगर उनके हमारे बुज़ुर्ग क्या बताते हैं, आप याद कीजिए कि आपके घर में आपके बुज़ुर्ग क्या बताते हैं कि आप गलत काम नहीं करेंगे, जिसके साथ रिश्ते में आए हैं उस रिश्ते को निभाएंगे, आप आगे तक जाएंगे। खटास तो होती रहती है, उस खटास के छोटे मोटे उस खट्टे मीठे झगड़ों की वजह से रिश्तों को नहीं तोड़ना है। हमें तो बहुत सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि हर अच्छी लगने वाली चीज़ हमारी हो। हमें संयमित तरीके से एक कमिटमेंट के साथ अपने मैरिड लाइफ को स्पेंड करना होता है। लेकिन ये क्या सिखाते हैं, इनके बुज़ुर्ग ये सिखा रहे हैं, हमारे बुज़ुर्ग नहीं सिखाते हैं। ये फिर से इस बुज़ुर्ग का ये जो पाठ्यक्रम उनके मदरसों में होता है मौलाना के साथ, फिर से एक बार सुन लीजिए और फिर
अपने आप को तैयार कीजिए इस साजिश भरे दुनिया में कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। उसके लिए फैसले सही लेना ये आपका अधिकार है। जय हिंद, जय भारत। तो मिलते रहेंगे और हमारे आपके बीच ये संवाद भी जारी रहेगा, लेकिन आप हमारे चैनल न्यूज़ अड्डा इंडिया को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें लाइक कीजिएगा, ये इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, बेल बटन दबा दीजिएगा ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और ये साजिशों वाले इस लव को, जो जिहाद और ज़कात की एक अजीब सी दुनिया बुनता है और आपको फंसा करके इस्लाम कबूल करवाने के साथ ही आपके वो सारे रिश्ते ख़त्म कर देता है जो आपके लिए कभी प्रोटेक्टिव लेयर हुआ करते थे। जय हिंद, जय भारत।